बहुत छोटी है, पर ये वीडियो तुम्हें बहुत कुछ सिखा सकती है। जंगल में हर रोज सुबह होने पर हिरन सोचता है कि मुझे शेर से ज्यादा तेज भागना है, नहीं तो शेर मुझे मार कर खा जाएगा। और शेर हर सुबह उठकर ये सोचता है कि मुझे हिरन से ज्यादा तेज भागना है, वरना मैं भूखा मर जाऊंगा। आप शेर हो या हिरन, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपको अच्छी जिंदगी जीनी है तो आपको हर रोज भागना पड़ेगा। चलिए इसी मोटिवेशनल वीडियो के साथ आज का हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम प्रकाश की घटनाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। क्लास 10th के भौतिक विज्ञान का पहला अध्याय है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि रफ कलम साथ में लेकर बैठे, यदि संभव हो तो एयरफोन का यूज करें, जिससे कि आपका डिस्टर्बेंस कम होगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। हम इसमें क्या अध्ययन करेंगे? प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन के बारे में अध्ययन करेंगे। आप देखेंगे प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन। हम इस संसार में अपने चारों ओर अनेक प्रकार की वस्तुएं देखते हैं। हम इस संसार में अपने चारों तरफ देखेंगे तो वस्तु दिखाई दे, तथापि किसी अंधेरे कमरे में हम कुछ नहीं देख सकते। यदि आपको अंधेरे कमरे में बंद कर दिया जाए तो आप कुछ नहीं देख सकते हैं, देखने में असमर्थ हैं। कमरे को प्रकाशित करने पर चीज़ें दिखलाई देने लगती हैं। यदि कमरे को प्रकाशित किया जाए तो चीज़ें दिखलाई देने लगती हैं। वह क्या है? जो वस्तुओं को दृश्यमान बनाता है, दृश्यमान अर्थात देखने योग्य बनाता है। दिन के समय सूर्य का प्रकाश वस्तुओं को देखने में हमारी सहायता करता है। दिन के समय सूर्य का प्रकाश वस्तुओं को देखने में हमारी सहायता करता है। जब दिन का समय निकलता है तो सूर्य के प्रकाश की वजह से हम वस्तुओं को देख पाते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको दिया गया है, दृश्यमान बनाता है। दिन के समय सूर्य का प्रकाश वस्तुओं को देखने में हमारी सहायता करता है। अगर कोई वस्तु है उस पर पड़ने वाले प्रकाश को परावर्तित करती है। यह परावर्तित प्रकाश जब हमारी आंखों द्वारा ग्रहण किया जाता है तो हमें वस्तुओं को देखने योग्य बनता है। मान लीजिए ये सूर्य है या प्रकाश का कोई भी स्रोत है, ये मोमबत्ती ही है, मोमबत्ती जल रही है, यहाँ से प्रकाश का स्रोत, यदि कोई वस्तु यहाँ पर रखी गई है, इस पे प्रकाश पड़ता है तो ये प्रकाश को परावर्तित कर देता है। सूर्य की वजह से हमारे तरफ जो प्रकाश आते हैं, कोई वस्तु यहाँ पर है, मान लीजिए कोई आदमी यहाँ पर है, तो इस पर जब प्रकाश पड़ेगा तो ये रिफ्लेक्ट हो जाएगा, तब जाके दूसरे आदमी को ये आदमी दिखेगा। अर्थात जब प्रकाश की किरण इस पर पड़ेगी, आर पार होगी नहीं, तो यहाँ से टकराने के बाद प्रकाश की किरण वापस जाएगी, जिससे कि हम वस्तुओं को देख सकते हैं। तो यहाँ पर बनता है, हम किसी पारदर्शी माध्यम के आर पार देख सकते हैं, क्योंकि प्रकाश इससे पार हो जाता है। प्रकाश के संबंध में सामान्य तथा अद्भुत परिघटनाएं हैं, जैसे दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। दर्पण, शीशे में आप प्रतिबिंब को देखते हैं, अपनी परछाई को शीशे में दिखाई देते हैं। तारों का टिमटिमाना, इंद्रधनुष के सुंदर रंग, किसी माध्यम द्वारा प्रकाश को मोड़ना, आदि प्रकाश के गुण का अध्ययन इनके अन्वेषण में हमारी सहायता करेगा, मतलब जानने में इनके हमारी सहायता करेगा। ठीक है ना? आइए कुछ इमेज के माध्यम से हम इसको समझते हैं। देखिएगा, ये हमारा अंधेरा कमरा है, एक अंधेरा कमरा है जिसमें आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। जैसे ही हम इस कमरे को प्रकाशित करते हैं, आप देखेंगे कमरे को प्रकाशित करने के बाद इसमें से देखिए प्रकाश का आगमन हो गया है, प्रकाश का आगमन हो रहा है। और उसके बाद जैसे ही प्रकाश ज़्यादा आएगा तो देखिए हमको कमरे में कुछ ना कुछ दिखाई देने लगेगा। प्रकाश आते ही यहाँ से आपको देखिए, प्रकाश जब इस पे टकराया तो ये रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो जब ये रिफ्लेक्ट होगा तभी हम यहाँ से चारों तरफ बिखरेगा प्रकाश, और ये अपनी तरफ से इसको रिफ्लेक्ट करेगा, तब जाके ये हमें वस्तु दिखाई देती है। अगर अंधेरे कमरे में प्रकाश न आए, अगर प्रकाश की घटना न हो और प्रकाश न आए तो हम किसी चीज़ को देखने में असमर्थ रहेंगे। चलिए देखते हैं आगे। सूर्य की प्रकाश की वजह से
यदि सूर्य का प्रकाश है तभी वस्तु हमें दिखाई देती है दिन के समय में। और यदि पारदर्शी माध्यम है, आप देखिए पारदर्शी माध्यम आपको दिखाई दे रहा है, इसके आर पार दिखाई देता है। ये जैसे ही आपके मोबाइल गार्ड बना है, इसके आर पार आपको दिखाई दे रहा होगा। तो पारदर्शी माध्यम के आर पार हमें दिखाई देता है। तो ये रहा हमारा तारों का टिमटिमाना। दर्पण में प्रतिबिंब का देखना, दर्पण द्वारा देखिए प्रतिबिंब को देखना। तारों का टिमटिमाना ये भी प्रकाश की घटना है। इंद्रधनुष का बनना, इंद्रधनुष का सुंदर बनना, जैसे कि आपने देखा, ये भी प्रकाश की घटना है। ठीक है ना। इस तरीके से जो घटना है ये हमारी प्रकाश की घटना है और इनको जानने में हमारी सहायता करेगा, जो कि है। आइए चलिए देखते हैं आगे क्या है, सहायता करेगा। अपने चारों ओर कुछ समान प्रकाशित घटनाओं को देखकर हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं। अपने चारों ओर कुछ समान प्रकाशित घटनाओं को देखकर हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है। प्रकाश किस में गमन करता प्रतीत होता है? सरल रेखा। सरल रेखा क्या होती है? जो कहीं पर मुड़ती नहीं है। ये देखिए इस तरीके से सरल रेखा होती है जो एक सीधे रेखा में चलती है, सरल रेखा में पथ गमन करती है। इस तरीके से सरल रेखा में गमन करती है। यह तथ्य है कि एक छोटा प्रकाश स्रोत किसी पारदर्शी वस्तु को तीक्ष्ण छाया बनाता है। यह तथ्य कि एक छोटा प्रकाश स्रोत किसी अपारदर्शी वस्तु की तीक्ष्ण छाया बनाता है। छोटा प्रकाश स्रोत है तो किसी कोई अपारदर्शी वस्तु है जिससे प्रकाश का आर पार होना मुमकिन न हो, तो उसका तीक्ष्ण छाया बनाता है। ठीक है ना। प्रकाश के एक सरल रेखीय पथ की ओर इंगित करता है। एक सरल रेखीय पथ की ओर इंगित करता है जिसे प्रायः प्रकाश किरण कहते हैं। आप रात के समय में यदि आप टार्च लेकर जलाएं, आपने टार्च जलाया होगा, देखा होगा सीधे वे में प्रकाश इस तरीके से आपको दिखाई देता है, जिसमें आपको प्रकाश एक सीधी रेखा में दिखाई देता है, चलते हुए टार्च में दिखाई देता है। तो इस प्रकार की घटनाएं आप देखते होंगे। आप टार्च जलाइए पानी में आप टार्च जलाएंगे तो इस तरीके से आप जब टार्च यहाँ से जलाएंगे तो ये किरण जब इसमें आएगी तो ठीक इस तरीके से रिफ्लेक्ट होगी। तो ये देखिए यहाँ से आपने जलाया टार्च और सीधी रेखा में गमन करते हुए, और इस तरीके से ये प्रकाश के परावर्तन की घटना है। आगे हम सीखेंगे इसको। ठीक है, चलिए देखते हैं। प्रकाश किरण कहते हैं, जिसे हम प्रकाश किरण कहते हैं। तो प्रकाश किरण की परिभाषा कहाँ से मिलता है? प्रकाश के एक सरल रेखीय पथ की ओर इंगित करता है, जिसे हम प्रायः प्रकाश किरण कहते हैं। तो यहाँ से आप प्रकाश किरण की परिभाषा लिख सकते हैं। यह तथ्य कि एक छोटा प्रकाश स्रोत किसी पारदर्शी वस्तु की तीक्ष्ण छाया बनाता है, प्रकाश के एक सरल रेखीय पथ की ओर इंगित करता है। ठीक है ना। ऐसा तथ्य जो प्रकाश को एक सरल पथ की ओर इंगित करता है, ऐसा स्रोत जो प्रकाश को एक सरल पथ की ओर इंगित करता है, इसे हम प्रायः क्या कहते हैं? प्रकाश किरण कहते हैं। ठीक है ना। तो ये रहा आपका प्रकाश किरण की परिभाषा। या आप लिख सकते हैं प्रकाश किरण एक सरल रेखीय पथ में गति करता है। ठीक है ना। प्रकाश के गुण पढ़ेंगे, अभी उसको भी देखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। यदि प्रकाश के पथ में रखी अपारदर्शी वस्तु, देखिएगा यहाँ पर, यदि प्रकाश के पथ में रखी अपारदर्शी वस्तु अत्यंत छोटी है, अपारदर्शी वस्तु जिससे प्रकाश तो प्रकाश सरल रेखा में चलने की बजाय किनारे से मुड़ने की प्रवृत्ति दर्शाता है। इस प्रभाव को प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। अर्थात प्रकाश का विवर्तन किसे कहते हैं? तो किसी अत्यंत छोटी वस्तु के किनारे से प्रकाश के मुड़ने की प्रवृत्ति ही क्या कहलाती है? प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। तब हम
तब हम प्रकाशी जिसमें सरल रेखीय व्यवहार के आधार पर किरणों का उपयोग करते हैं असफल होने लगती है। सरल रेखीय, अभी तक हमने सरल रेखा का, अब ये मुड़ने की प्रवृत्ति रख रही हैं तो ये असफल होने लगती है। विवर्तन जैसी घटनाओं की व्याख्या करने के लिए हम प्रकाश के तरंग के रूप में, प्रकाश को तरंग के रूप में माना जाता है, जिसका विस्तृत अध्ययन आप उच्च कक्षाओं में करेंगे। उच्च कक्षा अर्थात 11th और 12th में करेंगे। पुनः 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में यह स्पष्ट हो गया कि प्रकाश की द्रव के साथ अन्योन्य क्रिया की विवेचना में प्रकाश का तरंग सिद्धांत अपर्याप्त है तथा प्रकाश प्रायः कणों के प्रवाह की भांति व्यवहार करता है। अब यहाँ पर कणों के भांति प्रवाह करने प्रकाश आ गया। प्रकाश की सही प्रकृति के बारे में यह उलझन कुछ वर्षों तक चलती रही, जब तक कि प्रकाश का आधुनिक क्वांटम सिद्धांत उभर कर सामने नहीं आया, जिसमें प्रकाश को न तो तरंग माना गया है और न ही कण, न ही प्रकाश तरंग है और न ही कण है। इस नए सिद्धांत ने प्रकाश के कण संबंधी गुणों तथा तरंग प्रकृति के बीच असमंजस स्थापित किया है। अभी प्रकाश तरंग और कण के बीच में असमंजस स्थापित किया है। आइए देखते हैं आगे हमको क्या सीखने को मिलेगा। इस अध्याय में हम प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन की परिघटनाओं का प्रकाश के सरल रेखीय गमन का उपयोग करेंगे। इस अध्याय में क्या देखिएगा, कह रहा है कि इस अध्याय में हम प्रकाश के अपवर्तन की घटनाओं का प्रकाश के सरल रेखीय गमन का प्रयोग करके अध्ययन करेंगे। ये मूल धारणाएं प्रकृति में घटने वाली कुछ प्रकाशीय घटनाओं के अध्ययन में हमारी सहायता करेंगी। इस अध्याय में हम गोलीय दर्पणों द्वारा प्रकाश के परावर्तन, प्रकाश के अपवर्तन एवं वास्तविक जीवन में इनके अनुप्रयोग को समझने का प्रयत्न करेंगे। आइए देखते हैं। उच्च कोटि की पालिश किया हुआ पृष्ठ जैसे कि दर्पण, उच्च कोटि के पालिश किया हुआ पृष्ठ जैसा कि दर्पण अपने पर पड़ने वाले अधिकांश प्रकाश को परावर्तित कर देता है। आप प्रकाश के परावर्तन के नियम से पहले से ही परिचित हैं। आइए इन नियमों को स्मरण करें। तो आप देखेंगे प्रकाश का परावर्तन, तो देखिए प्रकाश के परावर्तन में उच्च कोटि की पालिश किया हुआ पृष्ठ, यदि उच्च कोटि का पालिश किया हुआ पृष्ठ है जिससे प्रकाश आर पार न हो पाए, जैसे कि दर्पण अपने पर पड़ने वाले अधिकांश प्रकाश को, जो उनके ऊपर प्रकाश पड़ता है, को परावर्तित कर देता है। आप प्रकाश के परावर्तन के नियमों से पहले से ही परिचित हैं। आइए इन नियमों को स्मरण करते हैं। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। जो आपतन कोण होगा वो परावर्तन कोण के बराबर होगा। जैसे कि एक दर्पण है, उच्च कोटि का पालिश किया हुआ दर्पण है, जिस पे एक आपतित किरण, आपतन कोण, ये जो आपका बनेगा परावर्तन कोण, आपतन कोण परावर्तन कोण, ये अभिलंब होगा, ये आपस में क्या होंगे, बराबर, आई और आर। अभी देखिए समझाते हैं। आपतित किरण, ये आपतित किरण दर्पण के आपतन बिंदु, ये रहा आपतन बिंदु, दर्पण का आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा, ये अभिलंब है सीधा जो है, अभिलंब तथा अपरावर्तित किरण जो है, तथा परावर्तित किरण सभी एक ही तल पर होते हैं। ये देखिए आपतित किरण, अभिलंब, आपतन बिंदु, परावर्तित किरण सब एक ही तल पर होते हैं। इधर ही एक ही तल पर हमारे होते हैं। तो प्रकाश के परावर्तन का नियम कहा जा सकता है कि जब आपतित किरण किसी चमकदार पालिश पर पड़ती है, चमकदार पृष्ठ पर पड़ती है, तो वह परावर्तित हो जाती है, जिसमें आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। परिभाषा ये होगा जिसमें आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतित किरण दर्पण के आपतन बिंदु व अभिलंब तथा परिवर्तित किरण सभी एक ही तल पर होते हैं। तो देखिए
परावर्तन के ये नियम गोलीय पृष्ठों सहित सभी प्रकार के परावर्तक पृष्ठों के लिए लागू होते हैं। परावर्तक के ये नियम गोलीय पृष्ठों सहित सभी प्रकार के परावर्तक पृष्ठों के लिए लागू होते हैं। आप समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब के बनने से परिचित हैं। समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब के बनने से परिचित है। प्रतिबिंब की क्या विशेषता है? समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव आभासी तथा सीधा होता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव आभासी तथा सीधा होता है। प्रतिबिंब का साइज वस्तु बिंब, जिसे वस्तु कहा जाता है, बिंब के साइज के बराबर होता है। प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर दर्पण के सामने बिंब रखा होता है। इसके अतिरिक्त प्रतिबिंब पार्श्व परावर्तित होता है। पार्श्व परावर्तित होता है। यदि परावर्तक पृष्ठ वक्रित हो तो प्रतिबिंब कैसे बनेंगे, आइए देखते हैं। वक्रित मतलब उभरा हुआ या फिर दबा हुआ, इसे कहेंगे वक्रित। तो देखिए, प्रकाश की परावर्तन के बारे में हमने कुछ सीखा। आइए इसको फिगर के माध्यम से देखते हैं, इमेज के माध्यम से। तो देखिए, आप देखेंगे देखिए, ये आपके सामने एक प्रकाश इमेज है जिसमें प्रकाश की किरण आ रही है और वह उसे परावर्तित कर दे रहा। ठीक, ये देखिए दिखाई दे रहा। आगे देखते हैं। ये देखिए, आपतित किरण, परावर्तित किरण। देखिए, ये जो ब्लू है ये हमारा आपतित किरण है, ब्लू। ये देखिए आपतित किरण और ये परावर्तित किरण, देख रहे हैं ना इधर। और ये जो हमारा अभिलंब है, ये हमारा अभिलंब है। ये जो कोण है हमारा, ये आपतन कोण है, ये परावर्तन कोण है। तो ये थीटा आई और थीटा आर दोनों क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। थीटा आई इज इक्वल टू थीटा आर, ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो आपतन और ये सब एक ही तल, आपतन बिंदु ये एक ही तल पर होता है। ये रहा हमारा प्रकाश का परावर्तन। आगे आपने देखा किस तरीके से अधिकांश भाग को परावर्तित करता है, उस इमेज को भी देखें। तो ये रहा हमारा फिगर के माध्यम से। ये देखिए, प्रकाश की किरण किस तरीके से स्मूथ सरफेस जो कि एकदम से प्लेन है इस पर पड़ रही है, और कैसे, और रफ उबड़ खाबड़, तो इस पर पड़ने के बाद कैसे बिखर रही है। ये रही है हमारी प्रकाश की रिफ्लेक्स। तो इस प्रकार से हमारा देखें ऑब्जेक्ट दर्पण पर पड़ने के बाद। अब इसको आगे देखेंगे, आगे देखते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु, अभिलंब, ये सभी एक ही तल पर होते हैं। ठीक है ना। आगे देखिए, परावर्तन के नियम गोली सभी प्रकार के परावर्तक पृष्ठ पर लागू होते हैं। किसी भी पृष्ठ पर लागू, आइए देखते हैं कैसे बनता है। एक बड़ी चमकदार चम्मच लीजिए, इसको वक्रित पृष्ठ से अपना चेहरा देखने का प्रयत्न कीजिए। जो वक्रित पृष्ठ है, चेहरा देखने का प्रयत्न कीजिए। क्या आप प्रतिबिंब देख पाते हैं? आप देखेंगे क्या आप प्रतिबिंब देख पाते हैं? यह छोटा है या बड़ा, छोटा है या बड़ा। चम्मच को धीरे धीरे अपने चेहरे से दूर ले जाइए, प्रतिबिंब को देखते रहिए यह कैसे परावर्तित होता है। चम्मच को उल्टा कीजिए तथा दूसरे पृष्ठ पर क्रियाकलाप को दोहराइए। अब प्रतिबिंब कैसा दिखलाई देगा। दोनों पृष्ठ का पर प्रतिबिंब के अभिलक्षणों की तुलना कीजिए, एक तो उभरे तरफ, एक तो दबे तरफ। ठीक है ना। आगे देखिए, ये घर पे करना, दिखाई देगा। इमेज में आपको दिखा दूं, जिसमें आपको दिखाई देगा चम्मच की सहायता से। देखिए, आप एक दबे तल से
एक उभरे तल से। आप इसको देखने का प्रयास करिएगा, आपको दिखाई देगा। देखिए आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। जब नज़दीक आएगा, देख रहे हैं, दूर नज़दीक, दूर नज़दीक, आपको ये दिखाई दे रहा होगा डायग्राम, ठीक है ना। आगे देखते हैं। चमकदार चम्मच का वक्रित पृष्ठ एक वक्रित दर्पण की भांति माना जा सकता है। सबसे अधिक उपयोग में आने वाले समांतर वक्रित दर्पण का प्रारूप गोली दर्पण है। इस प्रकार के दर्पण को परावर्तक पृष्ठ किसी गोले के पृष्ठ का एक भाग माना जा सकता है। ऐसे दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ गोलीय है, गोली दर्पण कहलाते हैं। ऐसा दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ गोली है, गोली दर्पण कहलाते हैं। अब हम गोली दर्पण के बारे में कुछ विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो गोली दर्पण के बारे में कुछ विस्तृत अध्ययन करेंगे। आइए देखते हैं गोली दर्पण क्या है। गोली दर्पण का परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर या बाहर की ओर वक्रित होता है। या तो अंदर चम्मच देके अंदर की ओर या बाहर की ओर वक्रित होता है, उभरा हुआ, दबा हुआ या ऊपरा हुआ हो सकता है। गोली दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर अर्थात गोले के केंद्र की ओर वक्रित है, वह अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण क्या हो गया? जिसका तल दबा हुआ हो। तो वह गोली दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ जैसे कि प्रकाश को परावर्तन करने वाला पृष्ठ। तो देखिए इससे ये हमारा एक दर्पण हो गया और ये हमारा एक दर्पण हो गया। अभी देखते हैं इसका पहिया कहलाता है। इन दर्पणों का आरेखीय निरूपण चित्र 1 में किया गया है। आपके सामने देखिए चित्र है जिसमें इसका उल्लेख किया गया है। देखिए ये रहा हमारा अवतल दर्पण, ये रहा हमारा उत्तल दर्पण। तो देखिए ये दबे हुए भाग और उभरे हुए भाग से परावर्तक तल। तो गोली दर्पणों का आरेखिक निरूपण छायांकित भाग परावर्तक नहीं है, तो हमारा दर्पण कहलाता है। इन दर्पणों को आरेखीय निरूपण किया गया है। अब आप समझ सकते हैं कि चम्मच का अंदर की ओर वक्रित पृष्ठ लगभग अवतल दर्पण है। जो वक्रित पृष्ठ है वो अवतल दर्पण है तथा चम्मच का बाहर की पृष्ठ उभरा हुआ भाग उत्तल दर्पण। जो बाहरी पृष्ठ है वो क्या? उत्तल दर्पण है। तो चम्मच में आपको अवतल भी मिल जाएगा और उत्तल भी मिल जाएगा। आप उससे अनुमान लगा सकते हैं कि उसमें प्रतिबिंब कैसे बनता है। नज़दीक ले जाइए, दूर ले जाइए, वो क्रियाकलाप आपके लिए है। गोली दर्पणों के बारे में और अधिक ज्ञान प्राप्त करने से पहले आइए हम कुछ शब्दों अथवा पदों को जानने तथा उनका अर्थ समझें। ये शब्द गोली दर्पणों के बारे में चर्चा करते समय समानतः प्रयोग में आते हैं। गोली दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। गोली दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र, जो गोली दर्पण का परावर्तक पृष्ठ का केंद्र होगा उसे दर्पण का ध्रुव कहते हैं। तो आप यहाँ से गोली दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। तो दर्पण का ध्रुव किसे कहते हैं? गोली दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र के दर्पण का ध्रुव कहते हैं। यह दर्पण के पृष्ठ पर स्थित होता है। यह दर्पण के कहाँ पर पृष्ठ होगा? पृष्ठ पर स्थित होगा। ध्रुव को प्रायः P अक्षर से निरूपित करते हैं। आगे देखिए, गोली दर्पण का परावर्तक पृष्ठ एक गोले का भाग का होता है। गोली दर्पण का जो परावर्तक पृष्ठ होता है वह एक गोले का भाग है। इस गोले का केंद्र गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। तो गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ एक गोले का भाग है। इस गोले का जो केंद्र गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। तो जो जिस गोले का भाग वो होता है गोलीय दर्पण, उसका जो केंद्र होता है वह क्या कहलाता है? वक्रता केंद्र कहलाता है। यह अक्षर C से निरूपित किया जाता है। तो आपने देखा ध्रुव किसे कहते हैं, वक्रता केंद्र किसे कहते हैं। यहाँ से आपकी परिभाषा बन रही है, इसको आप रफ कलम पे रफ पे नोट कर सकते हैं। कृपया ध्यान दें कि वक्रता केंद्र दर्पण का भाग नहीं है। कृपया ध्यान दें कि वक्रता केंद्र दर्पण का भाग नहीं है, यह परावर्तक पृष्ठ के बाहर स्थित है। जो वक्रता केंद्र है यह परावर्तक पृष्ठ के बाहर स्थित है, क्योंकि जब गोले को काटेंगे तो वह गोले के अंदर नहीं बल्कि बीच का भाग है, तो वह अंदर नहीं बल्कि बाहर स्थित होगा, वो दर्पण के बीच का नहीं। आप एक गेंदा लीजिए, गेंदे को यदि काटेंगे तो जो उसका केंद्र होगा वो उस पर नहीं निहित होके बल्कि उससे दूर निहित होगा, स्थित है। अवतल दर्पण के सामने स्थित भाग नहीं है, यह परावर्तक पृष्ठ के बाहर स्थित है। अवतल दर्पण का वक्रता केंद्र परावर्तक पृष्ठ के सामने स्थित होता है
तथापि उत्तल दर्पण में यह दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के पीछे, क्योंकि पीछे स्थित होता है। यह तथ्य चित्र 10.2 में देखेंगे। फिर नोट कर सकते हैं कि गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस गोले का भाग है उसी, तो नोट कर सकते हैं गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ, जो गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस गोले का भाग है उसी त्रिज्या दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है, उसकी त्रिज्या दर्पण की वक्रता। तो क्या है इसमें, गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जो परावर्तक जिस गोले का भाग है उसकी त्रिज्या, जो उसकी त्रिज्या होगी, गोले की जो त्रिज्या होगी वही दर्पण की त्रिज्या वक्रता त्रिज्या कहलाती है। तो गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस गोले का भाग है उसकी त्रिज्या दर्पण की त्रिज्या कहलाती है। इसे अक्षर R से निरूपित किया जाता है। ध्यान दीजिए कि PC दूरी, जो P और C है, मतलब ध्रुव और केंद्र की वक्रता केंद्र की दूरी, यहाँ पर जहाँ C से वक्रता केंद्र को C से और ध्रुव को P से दूरी वक्रता त्रिज्या के बराबर है। तो जो वक्रता त्रिज्या है वो ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को हम क्या कर सकते हैं, वक्रता त्रिज्या। ऐसे ध्रुव और केंद्र के बीच की दूरी, ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को ही हम क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं, के बराबर है। गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता त्रिज्या से गुजरने वाले एक सीधी रेखा की कल्पना कीजिए। तो गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र से गुजरने वाली एक सीधी रेखा की कल्पना कीजिए। इस रेखा को दर्पण का मुख्य अक्ष कहते हैं। याद कीजिए कि मुख्य अक्ष दर्पण के ध्रुव पर अभिलंब है। याद कीजिए कि मुख्य अक्ष दर्पण के ध्रुव पर अभिलंब है। आइए दर्पण से संबंधित एक महत्वपूर्ण शब्द को एक क्रियाकलाप से समझते हैं। तो देखिए, इसमें आपको जो पढ़ें, हमारे पास एक गोलीय दर्पण है ये। अब यहाँ पर यदि हमारा मूल बिंदु है तो ये P हो जाता है, ठीक। अब यहाँ से, क्योंकि यहाँ पर हमारा C स्थित होगा जो कि केंद्र, अगर गोले को काटे हैं तो यहाँ से यहाँ तक, देखिए ये मूल बिंदु हो गया, इस मुख्य बिंदु जिसे ध्रुव कहते हैं। तो हमने ध्रुव भी पढ़ा, वक्रता केंद्र भी पढ़ा, ठीक है ना। गोले भाग का जो वक्र केंद्र की दूरी होती है वही वक्रता के इनके बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। और इनसे जो होकर किरण गुजरे वह क्या कहलाता है, मुख्य अक्ष कहलाता है। ये हमारा क्या कहलाएगा, मुख्य अक्ष कहलाएगा। चलिए आगे देखते हैं। चेतावनी, सूर्य की ओर या दर्पण द्वारा प्रतिबिंब सूर्य की ओर या दर्पण द्वारा परावर्तित सूर्य के प्रकाश की ओर सीधा मत देखिए, यह आपकी आंखों को क्षतिग्रस्त कर सकता है। आप देखते हैं तो सूर्य के प्रकाश की ओर आपकी आंखों में जलन होता है। एक अवतल दर्पण को अपने हाथ में पकड़िए तथा इसके परावर्तक पृष्ठ को सूर्य की ओर कीजिए। दर्पण द्वारा परावर्तित प्रकाश के दर्पण के पास रखिए एक कागज़ की शीट डालिए। कागज़ की शीट को धीरे धीरे आगे पीछे कीजिए जब तक कि आपको कागज़ की शीट पर प्रकाश का एक चमकदार तीक्ष्ण बिंदु प्राप्त न हो जाए। दर्पण तथा कागज़ को कुछ मिनट के लिए उसी स्थिति में पकड़े रखिए। आप क्या देखेंगे, ऐसा क्यों होता है, आज नीचे यहाँ पर दिखाया गया है। सर्वप्रथम कागज़ सुलगना प्रारंभ करता है। सर्वप्रथम कागज़ जो है वो सुलगना प्रारंभ करता है और धुआं उठने लगता है। अंततः यह आग भी पकड़ सकता है। यह क्यों जलता है? सूर्य से आने वाला प्रकाश दर्पण के द्वारा एक तीक्ष्ण चमकदार बिंदु के रूप में अभिकेंद्रित होता है। वास्तव में कागज़ की शीट पर प्रकाश का यह बिंदु सूर्य का प्रतिबिंब है। यह बिंदु सूर्य का प्रतिबिंब है। तो जो सूर्य की प्रतिबिंब बना रहे दर्पण के द्वारा, तो प्रतिबिंब, यह बिंदु अवतल दर्पण का फोकस है। यह बिंदु अवतल दर्पण का फोकस है। सूर्य के प्रकाश से सकेंद्रण से उत्पन्न ऊष्मा के कारण कागज़ जलता है। दर्पण की स्थिति में इस प्रतिबिंब की दूरी दर्पण की फोकस की दूरी का सन्निकट मान है। आइए इस प्रेक्षण को एक किरण आरेख से समझने का प्रयत्न करते हैं। तो आपके सामने देखिए किरण आरेख यहाँ पर बनाया गया है। तो आप किरण आरेख से इसको समझ सकते हैं। अनंत पर कोई वस्तु है जिससे किरण आ रही है और इसको केंद्रित किया जा रहा है। देखिए यहाँ पर इस सभी प्रकाश के किरण को एक ही जगह पर, ये अनंत से आने वाली प्रकाश की किरण को एक ही जगह पर केंद्रित किया जा रहा है किसी दर्पण के द्वारा। और ये जब तीक्ष्ण हो जाता है तो ये देखिए अनंत से आने वाली प्रकाश की किरण एक ही जगह पर केंद्रित किया जा रहा है,
ठीक है ना। तो इस तरीके से केंद्रित किया जा रहा है। उसी प्रकार से दूसरे दर्पण पर अनंत से आने वाले किरण को केंद्रित किया जा रहा है, ठीक है ना। तो इस तरीके से इसको किरण किया गया है और ये रहा हमारा, ठीक है। यहाँ पर देखिए किरण को एक ही जगह पर केंद्रित किया गया है। आइए आगे देखते हैं। अवतल और उत्तल दर्पण, ए जो हमारा अवतल दर्पण है और बी जो हमारा है वह उत्तल दर्पण है। आप दोनों पे देख सकते हैं कि प्रकाश का परावर्तक पृष्ठ कहाँ पर है, ठीक है ना। तो उत्पन्न ऊष्मा के कारण, तो ध्यान पूर्वक देखिए, अवतल दर्पण पर मुख्य अक्ष के समांतर कुछ किरण आपतित हो रही हैं। परावर्तित किरणें का परीक्षण कीजिए, वे सभी दर्पण के मुख्य अक्ष के एक बिंदु पर मिलती रही हैं, परिच्छेदित है। यह बिंदु अवतल दर्पण का मुख्य फोकस कहलाता है। तो जहाँ पर आके प्रकाश मिलती है वह मुख्य फोकस कहलाता है। इस प्रकार चित्र को ध्यानपूर्वक देखिए। उत्तल दर्पण द्वारा मुख्य अक्ष के समांतर किरणें किस प्रकार परावर्तित होती हैं। मुख्य अक्ष के समांतर किस प्रकार परावर्तित होती हैं। परावर्तित किरणें मुख्य अक्ष पर एक बिंदु से आती हैं। जो परावर्तित किरणें हैं मुख्य अक्ष पर एक बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है। यह बिंदु उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस कहलाता है। यह बिंदु उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस कहलाता है। तो आप यहाँ से परिभाषा बना सकते हैं, उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस क्या कहलाता है। तो उत्तल दर्पण द्वारा मुख्य अक्ष के समांतर किसी प्रकार से परावर्तित किरणें प्राप्त होती हैं। परावर्तित किरण के मुख्य अक्ष पर एक बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है। यह बिंदु उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस कहलाता है। देखिए आप परिभाषा यहाँ से बना रहे हैं। और मुख्य फोकस के बीच की दूरी फोकस दूरी, मुख्य फोकस के बीच की दूरी फोकस दूरी कहलाती है। इसे अक्षर F द्वारा निरूपित करते हैं। गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ अधिकांशतः गोलीय ही होता है। गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ अधिकांश गोलीय ही होता है। इस पृष्ठ की एक वृत्ताकार सीमा रेखा होती है। एक वृत्ताकार सीमा रेखा होती है। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की एक वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास दर्पण का द्वारक कहलाता है। तो यहाँ पर द्वारक की परिभाषा भी आप यहाँ से लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर हमारा द्वारक की परिभाषा है, आप यहाँ से बना के लिख सकते हैं। चित्र 10.2 में दूसरी MN द्वारक को निरूपित करती है। तो 10.2 में जो MN द्वारक है उसे निरूपित करती है। देखिए MN द्वारक निरूपित करती है। अपने विवेचन में हम केवल उन्हीं गोलीय दर्पणों पर विचार करेंगे जिसके द्वारक उनकी वक्रता त्रिज्या से बहुत छोटी है। जो उनकी वक्रता त्रिज्या है उनसे बहुत छोटी है, जिनके गोलीय द्वारक। तो क्या गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या R तथा फोकस दूरी F के बीच कोई संबंध है। छोटा द्वारक के गोलीय दर्पण के लिए वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी से 2 गुनी होती है। ध्यान रहे, छोटे द्वारक के गोलीय दर्पण के, देखिए छोटे द्वारक के गोलीय दर्पण के वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी से 2 गुनी होती है। जो वक्रता त्रिज्या होती है वो 2 गुनी होती है किससे, फोकस दूरी से। इस संबंध को देखिए, ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। जो हमारा वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की 2 गुनी होती है, हम इस संबंध में R बराबर 2F द्वारा व्यक्त करते हैं। यह दर्शाता है कि किसी गोलीय दर्पण का मुख्य फोकस उसके ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु होता है। तो यह दर्शाता है कि किसी गोलीय दर्पण का मुख्य फोकस, जो मुख्य फोकस होता है, मुख्य फोकस के बारे में ऊपर बताया गया है, उसके ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु, ध्रुव तथा वक्रता केंद्र के मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु होता है। तो R बराबर 2F यही प्रदर्शित करता है। तो यहीं पर आज अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आगे के लेक्चर में गोलीय दर्पणों द्वारा प्रतिबिंब का बनना स्टार्ट करेंगे। तो लास्ट तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। लास्ट तक वीडियो में बने रहें, साथ ही वीडियो को शेयर और लाइक करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें। और यदि आपको कोई डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपकी समस्या का समाधान जरूर किया जाएगा। धन्यवाद।